हेलो। हम देख रहे थे जर्नल। जर्नल में हमने कुछ जर्नल एंट्री स्टार्ट कर दी थी। उसमें हमने सबसे पहले परचेज से रिलेटेड देखी थी 4-5 जर्नल एंट्रीज। देन हमने सेल से रिलेटेड देखी थी 4-5 जर्नल एंट्रीज। देन हमने एक्सपेंसेस से रिलेटेड देखी थी 4-5 जर्नल एंट्रीज। ओके, यस सर, बहुत बढ़िया। अब हम लोगों को देखना है इनकम से रिलेटेड 4-5 जर्नल एंट्रीज। अदर इनकम्स देखेंगे कौन कौन सी इनकम होती है और उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे कैसे करनी पड़ती है। ठीक है, हाँ सर, ओके बेटा। चलो ठीक है। एक्सपेंसेस में पेड था, देन चेक से था। ओके, जैसे हमने एक्सपेंसेस देखे अब वैसे ही इनकम। 4th नंबर, चल आया बेटा। 4th नंबर पर हमें देखना है इनकम्स के कुछ एग्जांपल्स और क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती है उसके हिसाब से अपने को जर्नल एंट्रीज उनकी देखनी है। ठीक है, यस सर। ऊपर अपने एक्सपेंस में रेंट ले लिया था, तो इनकम में आप कोई भी इनकम ले लो। कमीशन लेते, कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, कमीशन पेड यदि है तो एक्सपेंस है। अभी अपन कमीशन रिसीव्ड लेके एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है सर? सर सबसे पहला तो अगर आपको ऐसा दिया है, यार देखो, कमीशन रिसीव्ड 20,000। ओके, ये दी हुआ अपने को बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसकी करनी है जर्नल एंट्री। तो कैसे करते हैं सर? सबसे पहला स्टेप तो सर ये होता है, दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करो। कौन से दो अकाउंट्स हैं यहाँ पर सर? एक तो कमीशन रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड नाम की इनकम है हमारी। सिर्फ कमीशन लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना, कमीशन पेड है, रिसीव्ड है, एक्सपेंस है, इनकम है, इसलिए कमीशन रिसीव्ड नाम की सर एक चीज़ होगी। दूसरा कुछ बोला ही नहीं सर, तो दूसरा क्या हुआ होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाने का। देखो बेटा क्या बोलेगा, रिसीव्ड ईडी मतलब मिल गया। कमीशन मिला, चलो ठीक है कमीशन मिला, लेकिन मिला क्या होगा? पैसे मिले होंगे ना बेटा। कमीशन रिसीव्ड पैसे मिले होंगे सर, या तो हो सकता है कैश में मिले या तो हो सकता है बैंक में मिले। सर अब कुछ बोले हुआ ही नहीं है, कुछ बोले हुआ ही नहीं है, तो अपन ने हमेशा क्या अज्यूम करने का, काय में मिला होगा बेटा? कैश में मिला होगा। तो यहाँ पर दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है सर? एक तो कमीशन रिसीव्ड नाम की इनकम है और दूसरा सर कैश में मिली होगी ना। इनकम मिली मतलब क्या? कैश में मिली ना। तो ये दो अकाउंट इन्वॉल्व है सर इसमें, एक तो कमीशन रिसीव्ड और दूसरा कैश। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है? एक्सपेंस है, इनकम। कमीशन रिसीव्ड क्या रहेगा हमारे बिजनेस के लिए? इनकम रहेगा सर, जाहिर सी बात है। देन कैश, कैश क्या रहेगा सर? कैश प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब एसेट है, तो कैश क्या हमारे बिजनेस के लिए? एसेट है। वेरी गुड। अब ये बताओ बढ़ेगा कम होगा? कमीशन रिसीव्ड होने से हमारी इनकम बढ़ेंगी या कम होगी सर? जैसे जैसे कमीशन मिलते जाएगा इनकम हमारी बढ़ती जाएंगी। तो कमीशन रिसीव्ड होने की वजह से इनकम हमारी बढ़ी है। कैश नाम का एसेट बढ़ा क्या? देखो कमीशन रिसीव्ड मतलब क्या मिला होगा बेटा? कैश मिला होगा। तो बिजनेस में कैश मिला तो बिजनेस का कैश बैलेंस बढ़ेगा, मतलब एसेट बढ़ेगा। दोनों भी बढ़ रही, इनकम भी बढ़ रही है, एसेट भी बढ़ रहा है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ऐसा दिमाग नहीं लगाना कि एक बढ़ रहा तो दूसरा कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा दिमाग नहीं लगाना है कि इनकम है तो दूसरा एक्सपेंस रहेगा, ऐसा भी कुछ नहीं। दोनों इनकम हो सकते हैं, दोनों एसेट हो सकते हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ हमेशा कायम रहेगी कि जितना डेबिट में लिखा उतना ही आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो इनकम यदि बढ़ती है तो बताओ डेबिट या क्रेडिट? सर इनकम यदि बढ़ती है तो क्रेडिट में लिखेंगे, एसेट यदि बढ़ता है तो बेटा डेबिट में लिखेंगे। तो क्या जर्नल एंट्री होगी फिर? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, पूरा लिखना आपने, रिसीव्ड अकाउंट। जितना भी अमाउंट होगा, अमाउंट पे खैर जो भी है, अमाउंट ज़्यादा। ठीक है, समझ में आया ये पक्का? यस सर। फिर लिख देने का अपने आंसर में। स्टार्टिंग में हर क्वेश्चन के आगे अब मैं लिखूँ या ना लिखूँ, आपको हमेशा लिखने का है। क्या बेटा? इन द बुक्स ऑफ, जो भी क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा। देन जर्नल, फिर लिखेंगे तारीख, तारीख जैसा भी तारीख दी हुई रहेगी। ठीक है, क्या जर्नल एंट्री हुई थी यहाँ पे सर? यहाँ पर जर्नल एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट
टू कमीशन रिसीव्ड, पूरा लिखना आपने, ठीक है, शॉर्टकट नहीं मारना। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट कितना है बेटा, 20,000 डेबिट कार्ड, डेबिट में लिखेंगे सर, और क्रेडिट का क्रेडिट में लिखेंगे। जी हाँ, वेरी गुड। चलो तो फिर नरेशन बताइए अब इसका। सर नरेशन क्या आएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, पहले तो सर बीइंग लिख दो, बाकी का बाद में सोचेंगे। बीइंग, ऊपर जो हुआ वो अपनी सादी भाषा में लिख दो, क्या है वह कमीशन मिलेगा तो बस वही लिख देगा, बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन कैश लिखना, इन कैश लिख दो। नरेशन में इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये हो गई पहली जर्नल एंट्री। ओके, ये इनकम का देख रहे हैं हम पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है सर, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती कि बैंक से पैसा मिला, तो ऐसा लिखे हुआ रहेगा, कमीशन रिसीव्ड 10,000 इन बैंक अकाउंट, या थ्रू चेक, चेक भी बोले हुआ रहेगा तो मतलब क्या होगा, बैंक। यहाँ पर देखो कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है सर, एक तो कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन रिसीव्ड नाम की इनकम। दूसरा सर, दूसरा यहाँ पर बैंक में पैसा आया, तो दूसरा सर बैंक अकाउंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप, कमीशन रिसीव्ड क्या हमारे बिजनेस के लिए सर, कमीशन रिसीव्ड हमारे बिजनेस के लिए होती है इनकम। देन बैंक क्या हमारे बिजनेस के लिए सर, बैंक हमारे बिजनेस के लिए होता है एसेट। अब बढ़ रहा है कम हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिलने से इनकम बढ़ेगी। बैंक में पैसा आया तो बैंक में पैसा जमा हुआ होगा तो बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ा मतलब एसेट बढ़ा। अब डेबिट क्रेडिट कैसा, इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी तो कहाँ लिखूँ मैं, क्रेडिट में। एसेट बढ़ा तो कहाँ लिखूँ, डेबिट में। तो क्या जर्नल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, या कैश एट बैंक भी लिख सकते हैं, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, जो भी अमाउंट दिया हुआ है 10,000, ठीक है। यस सर, अब इसको हमारे मेन इसमें लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, जो भी तारीख रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट कितना था बेटा, 10,000। अब देखो मुझे किसी ने पूछा था सर ये जो अमाउंट टोटल करते जर्नल की, वो कब करना, रोज करना, महीने में करना, या पेज पे करना। 1 मिनट में बताता हूँ, नरेशन लिख देता हूँ। पहले नरेशन क्या आएगा, बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट, ठीक है। यस सर, हाँ तो टोटल की बात चल रही थी। तो देखो यहाँ पे कैसा रहता है, मैं जो आपको बताता हूँ ना वो रियल लाइफ के हिसाब से बताता हूँ, मतलब प्रैक्टिकल में कैसा होता है। तो प्रैक्टिकल में यदि कोई जर्नल बना रहा है तो डेली दिन भर में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उतने ट्रांजेक्शन लिखेगा और दिन भर की टोटल करेगा। दिन भर की टोटल में कभी कभी क्या होता है, ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, पेज हमारा खत्म हो जाता है लेकिन दिन खत्म नहीं होता है। मतलब दिन भर के ट्रांजेक्शन हमारे 3-4 पेज में आ रहे हैं, तो टोटल हर एक पेज पे करना पड़ेगा अपने को। फिर ये पेज की टोटल उधर अगले पेज पे लेके जानी पड़ेगी, देखेंगे हम लोग, कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, फिर उसकी टोटल अगले पेज पे कि जैसे डे खत्म हुआ फिर उसकी टोटल करेंगे। तो वैसे तो डे वाइज रहता है, लेकिन यदि पेज ही खत्म हो जाता है तो पेज की भी टोटल करनी पड़ेगी और ये टोटल अपने को अगले पेज पे लेके जानी पड़ेगी। ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। हमारे एग्जाम में कैसा होगा, हमारे बुक में कैसा होगा, हमारे पेपर में कैसा होगा। देखो हमारे पेपर में तो जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन दिए हुआ रहेगा ना बेटा, तो ऐसा एक दिन का नहीं रहेगा, एक दिन में सारे ट्रांजेक्शन नहीं रहेंगे। अपने को जो क्वेश्चन दिए हुआ रहेगा उसमें तारीख अलग अलग रहेगी, कुछ भी रहेंगी। मतलब एक दिन के हो सकती है 2-3 तारीखें, या हो सकती है अलग अलग महीने की तारीखें, है ना। तो तारीख हमारे इसमें हो सकती है, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करें हो सकता है उसमें पूरे साल भर की तारीख आई। तो अपन टोटल तो मैंने बोला पेज क्या करना है या दिन का करना है, तो वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हमको क्या करने का है, सिंपल हमारे बुक में हमारे क्वेश्चन में जब से ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता फिर अपने को टोटल करनी है। जितने भी दिए हुए, फिर वो तारीख 1 दिन की रहो, 2 दिन की रहो, 2 महीने की रहो, 6 महीने की रहो, हमारा क्वेश्चन जितना भी ट्रांजेक्शन दिए हुए रहेंगे 5-6, सारे 5-6 जर्नल एंट्री करनी है और क्वेश्चन खत्म होगा जब टोटल अपने को करनी है। अब यदि क्वेश्चन सर बहुत बड़ा है, पेज खत्म हो जाता लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं होता, तो क्या करना, तो मैं आपको बताता हूँ। तो भी पेज की, जब पेज जैसी खत्म हो रहा तो पेज की टोटल कर लेना है। मान लो पेज खत्म हो रहा है, पेज की टोटल हुई 50,000, तो इसको अपन करते हैं, अरे यार लाइट चली गई है तो थोड़ा अंधेरा छा गया होगा, तो मैं गायब हो जाता हूँ और आपको आवाज़ आ रही होगी। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, तो वैसे तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, इतना हमारा क्वेश्चन रहता है नहीं है कि एक पेज क्रॉस कर जाए, लेकिन यदि हो जाता है, मान लो जैसा यहाँ पर हुआ
तो अपने को ये टोटल रहती ना बेटा, ये टोटल करनी पड़ती कैरीड फॉरवर्ड। फिर जैसे पेज खत्म हो जाएगा हमारा बुक का, अगले पेज पे वापस पूरा टेबल बनाएंगे अपन ये जर्नल का। तो जब अगर टोटल बनाएंगे तो उसके स्टार्टिंग में लिख देंगे टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड 50,000 50,000, और फिर आगे की जर्नल एंट्री करेंगे। फिर जब अपन टोटल करेंगे तो ये टोटल मिला के और यहाँ की जितने भी टोटल रहेंगे वो मिला के फिर वो टोटल करेंगे। तो अपने को टोटल कब करना है, एक तो जब हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाए तब। लेकिन यदि सर ऐसा हो रहा क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा लेकिन पेज खत्म हो गया, तो पेज की टोटल कर लो, वो टोटल अगले पेज पे ऊपर में लिख दो टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, फिर वहां पे जर्नल एंट्री करो। फिर जैसे क्वेश्चन खत्म होता है तब वापस टोटल कर लो। तो यहाँ पर जो टोटल करेंगे ऊपर की टोटल प्लस जो अलग ट्रांजेक्शन लिखे वो टोटल आएंगे। ठीक है, तो सर टोटल कब करना है, सर टोटल करना है क्वेश्चन खत्म होने पे या फिर पेज खत्म होने पे। होप अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चले यार, ये लाइट का अलग नाटक है। आया बेटा आपको समझ में? यस सर, आ गया सर हमको समझ में। चलो, तो अपने को दोनों तरीके से समझना पड़ेगा ना, जैसा प्रैक्टिकल में जैसा होता है मैं वैसा आपको बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में एग्जैक्ट वैसा का वैसा थोड़ी ना आएगा, क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। तो एग्जाम में कैसे करना है अपने को वो भी अपने को देखने का है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो सर हर दिन की टोटल करेंगे। दिन खत्म हो जा रहा, पेज दिन खत्म नहीं हो रहा लेकिन पेज खत्म हो जा रहा, तो पेज की टोटल करके अगले पेज पे टोटल लेके जाएंगे स्टार्टिंग में। और हमारे बुक में कैसे करेंगे, हमारे बुक में तो सर क्वेश्चन खत्म हो जाए तो टोटल कर देंगे, क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा पेज खत्म हो गया अगले पेज पे भी जा रहा क्वेश्चन, तो पेज की टोटल करके अगले पेज पे टोटल लेके जाएंगे ऊपर में उसकी। ठीक है, यस सर। हाँ, तो एक तो सर देखो इनकम हमको कैश में मिल गई, इनकम बैंक में मिल गई। दूसरा क्या हो सकता है सर, इनकम मिली ही नहीं, तो अपन उसको ऐसा लिखे हुआ रहेंगे। वहाँ पे वर्डिंग पे ध्यान देना आपने, वर्डिंग का बहुत फर्क है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कमीशन अर्न्ड या अक्रूड भी लिख के आ सकता है, अक्रूड 30,000 बट नॉट येट रिसीव्ड। आपको पूरा लिखना है, शॉर्टकट नहीं माना के वगैरह, तो मैंने चलो लिख दिया। तो देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, क्या बोले भाई, कमीशन अर्न और अक्रूड, ये दोनों का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे कमाई तो हो गई, हमारा उस पर अधिकार आ गया, अब अपने को मिलेगा ये तो तय हो गया, हमारी कमाई हो गई, लेकिन बेटा उसका पैसा नहीं मिला ना। कमाई होना पैसा मिलना दो अलग चीज़ है, कमाई हो गई, पैसा कल मिलेगा, थोड़े दिन बाद मिलेगा, लेकिन कमाई तो हो गई, उसको अपन कमाई अकाउंट्स की भाषा में अपन उसको कमाई बोल देंगे। जरूरी नहीं पैसा मिलेगा, कैश मिलेंगे तभी कमाई बोलते हैं, हम ऐसा नहीं, हम कमाई कब बोलेंगे जब हमारा अधिकार उसके ऊपर आ गया कि हम अब उसको पैसा देना ही पड़ेगा। अपन वो पैसा अगर उसने नहीं दिया तो कोर्ट में जाके ले सकते हैं। मतलब हमारे जो सर्टनटी है इनकम अर्न करने की, वो एकदम सर्टन हो गया, मतलब अनसर्टनटी कुछ भी नहीं रही, एकदम फिक्स है कि अब इनकम हो गया, हमारा अधिकार उस पर आ गया, तो अपन उसको अकाउंट्स की भाषा में इनकम बोल देंगे। भले उसका जो पैसा है, भले जो कैश है वो हमें बाद में मिले। ठीक है, तो कमीशन अर्न और अक्रूड 30,000 बट नॉट येट रिसीव्ड। तो सर इसका क्या करना, तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है देखो सर। नॉट येट रिसीव्ड मतलब कैश आएगा क्या बेटा, यहाँ पे नॉट येट रिसीव्ड बोला तो सर कैश तो आएगा ही नहीं ना, पैसा तो मिला ही नहीं, तो फिर क्या आएगा। एक तो देखो कमीशन अर्न हो गया मतलब इनकम हो गई, तो एक तो इनकम का अकाउंट आएगा सर, वो इनकम में मैं क्या लिखूंगा बेटा, कमीशन या कमीशन अर्न। रिसीव्ड ये वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, रिसीव्ड का मतलब होता है मिल गई, है ना। रिसीव्ड मतलब ऐसा लग रहा पैसा मिल गया, लेकिन पैसा मिला नहीं बेटा, सिर्फ अर्न किया हमने इनकम, उस पर अधिकार हमारा हो गया, इनकम हमारी हो गई, कमाई हो गई, कमीशन अर्न। अब बाकी देखो यहाँ पे क्या था, कैश था, बैंक था, क्योंकि कैश में पैसा मिला, बैंक में पैसा मिला। अब यहाँ पर पैसा मिला क्या, नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो मिलेगा, फ्यूचर में तो मिलेगा। ऐसे ही इनकम को अपन क्या बोलेंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग, मतलब मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग कमीशन, या फिर इसी का दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं बेटा कमीशन रिसीवेबल, मतलब कमीशन मिलना बाकी है, या फिर और में उसका दूसरा नाम क्या आएगा, कमीशन रिसीवेबल, मतलब मिला नहीं बट फ्यूचर में पैसा मिलेगा, भविष्य में पैसा मिलेगा। ठीक है, कमीशन अर्न हमारे लिए क्या रहेगा सर, इनकम हो गई हमारी, और कमीशन आउटस्टैंडिंग कमीशन या कमीशन रिसीवेबल क्या रहेगा, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, मतलब फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। और हर वो चीज जिससे फ्यूचर में बेनिफिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसेट।
तो कमीशन रिसीवेबल क्या रहेगा हमारे लिए, या आउटस्टैंडिंग कमीशन क्या रहेगा, एसेट। ठीक है, यस सर। अब कमीशन अर्न करने से इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। और ये कमीशन रिसीवेबल नाम का एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा, सर नहीं समझ में आ रहा, बढ़ रहा है कम हो रहा, तो क्या सोचने का, अगर ये वाला ट्रांजेक्शन नहीं होता था तो कमीशन रिसीवेबल नाम से मेरे को कितने पैसे लेने बाकी थे, या कमीशन रिसीवेबल में कितना बैलेंस था, कुछ भी नहीं। ये ट्रांजेक्शन नहीं होता था तो कुछ भी नहीं था ना। अब ये ट्रांजेक्शन के वजह से ये एसेट क्रिएट हो गया कमीशन रिसीवेबल नाम का, तो जीरो से समथिंग मतलब बढ़ा ही हो ऑब्वियसली, तो ये क्या रहेगा बेटा, एसेट ये बढ़ेगा। अब इनकम बढ़ा तो क्या करना पड़ता, क्रेडिट, एसेट बढ़ा तो क्या करेंगे, डेबिट। लाइट आ गई, लाइट आ गई है, मैं भी आ गया, वाओ चलो हाँ जी, इनकम बढ़ रही थी तो क्रेडिट, एसेट बढ़ रहा था तो डेबिट। क्या जर्नल एंट्री होएगी, आउटस्टैंडिंग कमीशन या कमीशन रिसीवेबल। अब देखो दोनों भी लिख सकते हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग जो ये वर्ड है आउटस्टैंडिंग, अब मैं छोटी छोटी बातें जो लिखता हूँ ना, आप ये इसको अच्छे से लिखते जाएगा। आउटस्टैंडिंग जो वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, वो ज़्यादा बेटा अच्छा किसके लिए लगता है, ज़्यादा हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एक्सपेंस के लिए, कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो एक्सपेंस देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग ये वर्ड जनरली हम यूज़ करते हैं एक्सपेंस के लिए। इनकम के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड ठीक है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता। इनकम के लिए हम ज़्यादा क्या प्रीफर करेंगे बेटा, वर्ड रिसीवेबल, ये वर्ड अपन प्रीफर करेंगे इनकम के लिए। तो यदि एक्सपेंस का पेमेंट करना बाकी है तो अपन उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यदि इनकम का पेमेंट मिलना बाकी है तो अपन उसको बोलेंगे इनकम रिसीवेबल। आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोला तो चलता, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा अच्छा बेटा इनकम के लिए रिसीवेबल ये वर्ड लगता है। आउटस्टैंडिंग से वो खर्चे वाली फीलिंग आती है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से कहीं पे लिख लो। ऐसा आपने लिख दिया, देखो आउटस्टैंडिंग एक कमीशन हमने लिखा, लिख भी दिया तो गलत नहीं है, लेकिन कमीशन रिसीवेबल लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इनकम यदि मिलना बाकी रहती तो आप जनरली ये वर्ड को प्रीफर करो का इनकम रिसीवेबल, और यदि एक्सपेंस यदि देना बाकी है तो आप इसको ये वर्ड को प्रीफर करो आउटस्टैंडिंग। ओके, यस सर, ये आप लिख लेंगे कहीं पे ना कहीं पे अच्छी तरीके से। मैं अभी का इसको साइड में कर देता हूँ। ठीक है सर, कर दिया साइड में। चलो अब आ जाओ यहाँ पर एंट्री, हाँ जर्नल एंट्री क्या होंगी फिर बेटा, कमीशन रिसीवेबल। रिसीवेबल हम इनकम के लिए रिसीवेबल ये वर्ड यूज करेंगे ज़्यादातर। कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कमीशन अर्न। अब देखो यहाँ वर्ड का कितना मतलब इंग्लिश के जो शब्द है उसका कितना अहमियत है यहाँ पर, दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पे कमीशन कमीशन तो है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कमीशन अर्न तो अलग हो गया, कमीशन रिसीवेबल तो अलग हो गया, कमीशन अर्न लिखा तो इनकम हो गई, कमीशन रिसीवेबल लिखा तो एसेट हो गया। देन एक कमीशन रिसीव्ड यदि लिख दिया तो सर वो इनकम तो है, लेकिन ऐसी यहाँ पे क्या समझ में आता है, रिसीव्ड मतलब मिल गया, पैसा मिल गया, तो मतलब तीनों भी चीज़ अलग अलग भाग रही है। कमीशन अर्न मतलब अलग, कमीशन रिसीव्ड मतलब अलग, कमीशन रिसीवेबल मतलब अलग है, कमीशन ही लेकिन थोड़ा थोड़ा सब में फर्क है। रिसीव्ड मतलब बेटा पैसा मिल गया, अर्न मतलब कमाई हुई लेकिन पैसा नहीं मिला, और कमीशन रिसीवेबल मतलब इसका पैसा फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, तो सारा एकदम अच्छे से लिखने का, रिसीवेबल अर्न रिसीव्ड में अलग अलग हो जाता है सब कुछ। तो इसकी जनरल एंट्री अपने मेन आंसर में कर लोगे, कमीशन रिसीवेबल, क्या जनरल एंट्री होगी, कमीशन रिसीवेबल मतलब भविष्य में मिलेगा अकाउंट डेबिट टू कमीशन अर्न मतलब कमीशन नाम की कमाई हो गई रे बाबा, रिसीव्ड नहीं हुई, पैसा नहीं मिला, पैसा फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन कमाई तो हो चुकी है। ठीक बा, ठीक बा। नरेशन लिखो, नरेशन क्या लिखेंगे सर, बीइंग तो लिख दो, बाकी का बाद में सोचेंगे। क्या लिखेंगे बेटा नरेशन, बीइंग कमीशन अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। अर्न तो हो गया लेकिन पैसा नहीं मिला। ठीक है, नरेशन देखेंगे आप ध्यान से तो बेटा वही क्या क्वेश्चन ही है, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के नरेशन लिख दिया। समझ में आया बेटा, यस सर। तो देखो पहले केस में क्या हुआ, कमीशन मिला उसके बदले में कैश मिली, दूसरे में क्या हुआ, कमीशन की इनकम हुई उसके बदले में बैंक में पैसा आ गया, तीसरे में क्या हुआ, कमीशन की इनकम हुई लेकिन पैसा नहीं आया तो एक एसेट क्रिएट हो गया कमीशन रिसीवेबल नाम का। ओके, यस सर। अब चौथी पॉसिबिलिटी के क्या रहेगी, अब इसका मिक्सचर रहेगा, मैं वो बार बार नहीं लेता हूँ। ठीक है, कि थोड़ा पैसा बैंक में मिला थोड़ा उसमें मिला, कि ले लूँ,
ले लेता हूँ। चलो सर इतना बोल दिए हैं तो एक और बता दीजिए। ठीक है बेटा, अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, देखो कमीशन ऑन 40,000, ओए होए ओए होए ओए होए, कमीशन ऑन 40,000 and received in cash 10,000 and check received 25,000। अब इसको देखो आप अच्छे से घूर के, एकदम घूर के देखने का और बताने का कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। देख लिया घूर के अच्छे से? देखो बेटा, एक तो सर कमीशन अर्न, मतलब एक कमीशन अर्न नाम की इनकम हो गई। देन कैश में पैसा मिला, रिसीव्ड इन कैश। देन बैंक में पैसा मिला, चेक मिला। तो अब इसके टोटल मैच हो रही क्या, लेकिन देखो कमीशन था 40,000, मिला 10 और 25, 35,000 ही मिला। तो 5,000 अभी भी मिलना बाकी है। तो एक और अकाउंट आ जाएगा सर यहाँ पे। कौन कौन से अकाउंट आएंगे देखो सर, एक तो आएगा कमीशन अर्न, दूसरा सर कैश मिली तो दूसरा आ जाएगा कैश, तीसरा बैंक में पैसा आया तो तीसरा आ जाएगा बैंक। लेकिन अभी भी कुछ मिलना बाकी था, 5,000 की इनकम मिलना बाकी है, कमीशन मिलना बाकी है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, या तो आउटस्टैंडिंग कमीशन या कमीशन रिसीवेबल। अब ये इनकम है तो ज़्यादा बेहतर शब्द क्या होगा इसके लिए, कमीशन रिसीवेबल। तो ये चारों अकाउंट इन्वॉल्व है सर जी। ओके, तो बताओ फटाफट कौन एक्सपेंस है कौन एसेट है। कमीशन अर्न सर हमारे बिजनेस के लिए कमाई होती है, कैश सर प्रॉपर्टी है इसलिए एसेट है, बैंक भी एक प्रॉपर्टी है इसलिए एसेट है। कमीशन रिसीवेबल, ध्यान से देखो क्या बोला, रिसीवेबल मतलब फ्यूचर में मिलेगा, और हर वो चीज़ जिससे फ्यूचर में फ़ायदा होता है वो हमारे लिए क्या होती है, एसेट। तो ये रहा सर। ओके, अब ये बताओ बढ़ रहा है कम हो रहा, कमीशन अर्न करने से बिजनेस की इनकम बढ़ेगी। नेक्स्ट कैश, कैश में देखो कैश रिसीव्ड है बेटा, तो कैश मिला तो बिजनेस में कैश का बैलेंस बढ़ा मतलब एसेट बढ़ा। देन बैंक, देखो चेक रिसीव्ड तो हमने चेक बैंक में लगाया तो बैंक बैलेंस बढ़ा मतलब एसेट बढ़ा। देन कमीशन रिसीवेबल नाम का एसेट, सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो मैंने क्या बोला क्या करने का, यदि ये ट्रांजेक्शन नहीं होता था तो कमीशन रिसीवेबल कितना था, कमीशन रिसीवेबल सर 0 था। अब ये ऊपर का मत देखो, ये दोनों अलग अलग, चारों अलग अलग केसेस है, ये है भले साथ में हम लिख रहे हैं लेकिन केसेस अलग अलग है। तो कमीशन रिसीवेबल कितना था, कितना मिलने वाला था ये ट्रांजेक्शन के पहले, सर कुछ भी नहीं। अब कितना है, जितना भी ये 5,000 है तो 0 से 5,000 बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा। तो कमीशन रिसीवेबल नाम का एसेट भी हमारे बिजनेस में बढ़ा। सारी चीज़ें बढ़ रही, देखो मैंने पहले बोला जरूरी नहीं बढ़ेंगी कम होंगी, सारी बढ़ रही। ओके, इनकम यदि बढ़ती है तो कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट में। एसेट बढ़ता है तो डेबिट में, एसेट बढ़ता है तो डेबिट में, एसेट बढ़ता है तो डेबिट में। तो ये तीनों चीज़ें डेबिट और अकेली चीज़ क्रेडिट। तो क्या जर्नल एंट्री होगी, सर जर्नल एंट्री ऐसी होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा टू कमीशन अर्न। देखो ये शब्द के बहुत अहमियत है, पहले बोल रहा अर्न और रिसीवेबल रिसीव्ड अलग अलग है। तो कितना कितना है देखो, सर कैश में कितना पैसा आया 10,000 तो कैश के सामने लिखूंगा 10,000। सर बैंक में कितना पैसा आया, सर बैंक में पैसा आया 25,000 तो बैंक के सामने लिखूंगा 25,000। और कमीशन अर्न कितना हुआ, अर्न इनकम कितनी हुई, टोटल कमीशन 40,000 था तो यहाँ लिख दिया 40,000। तो 40,000 में से 35,000 मिल गए तो कितना मिलना बाकी है, 5,000। तो 5,000 क्या है, कमीशन रिसीवेबल। आया समझ में, यस सर। लिख दो फिर कैश बैंक, क्या जनरल एंट्री लिखेंगे, सर बहुत सारे अकाउंट डेबिट, तारीख लिख दो, फिर क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कमीशन रिसीवेबल। ये बल लिखना है, रिसीव्ड मत लिखना, रिसीव्ड लिख दिए हो तो गलत कर दिए हो। कमीशन रिसीवेबल अकाउंट, चलना बेटा, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम होंगी, क्या नाम था इनकम का, कमीशन अर्न।
रिसीव्ड नहीं बच्चा, कमीशन अर्न अकाउंट। कैश में मिला सर जी 10,000, बैंक में पैसा आया 25,000, मिलना बाकी था 5,000, टोटल इनकम हुई 40,000। स्वाहा। नरेशन, नरेशन की शुरुआत होएगी बीइंग ए वर्ड से। अब बीइंग कमीशन अर्न एंड partly received in cash and bank and partly not yet received। ठीक है, ये आपने जैसा भी लिखा आपकी भाषा में, आपके शब्दों में चलेगा। ओके ओके सर, आ गया समझ में सर? आ गया समझ में। ओके तो इनकम में एक और चीज़ अभी बाकी है, फिर इनकम की पॉसिबिलिटी ख़त्म। सर हो गई ना? नहीं बेटा, एक बाकी है। क्या बाकी है? देखो, अभी तो हमको कमीशन मिलना बाकी था, अब हम क्या करेंगे? अब ऐसी पॉसिबिलिटी आएंगी सर इनकम पहले ही मिल गई, जैसा प्री पेड एक्सपेंस, एक्सपेंस का पेमेंट पहले ही दे रहे थे, वैसा प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम पहले ही मिल रही है। तो अपन इसको कैसा लिखेंगे? कमीशन received 20,000 related to next year। अब ध्यान से देखिएगा इसको, कमीशन रिसीव्ड वर्ड आ गया। जब भी रिसीव्ड या पेड आ जाएगा मतलब कैश या तो मिला या तो हमने दिया, कैश या बैंक, कुछ नहीं बोला तो कैश। तो रिसीव्ड बोला मतलब पैसा तो मिल गया भैया। तो क्या एक अकाउंट क्या आ गया? कैश, कैश तो मिल गया। अब किस चीज़ के लिए मिला? कमीशन के लिए मिला। लेकिन सर ध्यान से देखो, ये किससे रिलेटेड है? नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, मतलब अगले साल की इनकम पहले ही मिल गई। तो ऐसी चीज़ जो अगले साल की इनकम पहले मिल जाती है उसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं बेटा? सर उसको अपन प्यार से बोलते हैं प्री रिसीव्ड इनकम। तो यहाँ पे क्या रहेगा? प्री रिसीव्ड कमीशन। इसका ही दूसरा नाम है कमीशन या एडवांस कमीशन। प्री रिसीव्ड को अपन एडवांस बोल सकते हैं ना बेटा, एडवांस में मिल गया मतलब वही पहले मिल गया, एडवांस कमीशन। ठीक है, यस सर। अब जैसा हमने देखा था कि आउटस्टैंडिंग ये वर्ड जनरली एक्सपेंस के लिए यूज करते हैं, इनकम के लिए प्री रिसीव्ड करे रिसीवेबल करेंगे। तो वैसे ही बेटा जब पैसा पहले अपन दे देते तो प्री पेड ये जो वर्ड है अपन जनरली यूज करेंगे एक्सपेंस के लिए, और इनकम के लिए प्री रिसीव्ड वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर वर्ड ये रहेगा एडवांस। ठीक है, तो इनकम के लिए अपन जनरली कौन सा वर्ड यूज करेंगे बेटा? एडवांस। प्री रिसीव्ड भी लिख दिया तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा सही क्या लगेगा? एडवांस। ठीक है, तो ये हमेशा दूसरे नाम ध्यान में रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दूसरे नाम आपको तकलीफ दे सकते हैं, तो जितना अच्छे से पहला नाम याद है उतना ही अच्छे से दूसरा नाम भी याद होना चाहिए। चलो अब बताओ ये क्या है? सर कैश तो प्रॉपर्टी है इसलिए वो एसेट है। प्री रिसीव्ड कमीशन या एडवांस कमीशन क्या रहेगा? ध्यान से सोचिए। सर क्या हुआ? कमीशन पहले ही मिल गया, अगले साल का कमीशन आज ही मिल गया, तो इससे फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा ये सोचो। कल मुझे कुछ काम करना था, उसके बदले कुछ पैसे मिल रहे थे, वो पैसे मेरे को आज ही मिल गए, एडवांस में मिल गए। तो भविष्य में क्या होगा? सर भविष्य में मैं वो काम करूँगा लेकिन उसके पैसे नहीं मिलेंगे, तो फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिल रहा। फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा तो एसेट, फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिल रहा या देना पड़ रहा तो लायबिलिटी। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इससे बेटा फ्यूचर में एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो चुका है। क्या ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ? पैसा मैंने पहले ही ले लिया तो अब मैं अब बाध्य हो गया, मेरे लिए ऑब्लिगेशन हो गया, रिस्ट्रिक्शन हो गया कि मेरे को फ्यूचर में इसका काम करके ही देना पड़ेगा। अरे भाई मान लो आप किसी को गुड्स देने वाले थे, ठीक है, आपकी दुकान है मान लो फर्नीचर की, आप किसी को फर्नीचर बना के देने वाले थे, लेकिन उसने क्या किया? आपको पहले ही एडवांस दे दिया 1 लाख रुपए। आपने अभी तक उसका फर्नीचर बनाया नहीं, आपको बनाना है अगले महीने में या अगले साल, आज के तारीख में नहीं बनाना, लेकिन उसने पैसा आज ही दे दिया। इसको क्या बोलेंगे अपन? ऐसी चीज़ को क्या बोलेंगे? एडवांस इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम। तो इनकम पहले मिल गई, लेकिन बेटा ये जो इनकम है वो आज की है क्या? नहीं, ये तो भविष्य की है। भविष्य में यदि मैं फर्नीचर बना के दूंगा तो ही मेरे को पैसा मिलेगा,
पैसा मिल तो गया, लेकिन यदि मैं भविष्य में मैंने काम नहीं किया तो पैसा वापस देना पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो अनसर्टनटी इन्वॉल्व, एक इनकम नहीं होगी मेरी, ये इनकम भविष्य में होगी, तो मैं इसको फ्यूचर में इनकम बोलूँगा। आज मैं इसको इनकम नहीं बोल सकता हूँ, आज ये मेरे लिए बेटा लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि मैंने पैसा लेके रख लिया, अब मेरे लिए फ्यूचर में ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया कि मेरे को करके ही देना पड़ेगा। और लाइबिलिटी की डेफिनेशन आपने देखी होगी, दो चीज़ें आती है, एक तो फ्यूचर रीपेमेंट और दूसरा फ्यूचर ऑब्लिगेशन। तो ये पहले पैसा मिल जाने के वजह से फ्यूचर में एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है, इसलिए लाइबिलिटी होती है। तो ये बेटा थोड़ा सा समझने में ट्रिकी लगेगा आपको, लेकिन ठीक है, ये क्या रहेगा हमारे लिए, लायबिलिटी। ओके, यस सर। देखो कैश मिली तो एसेट बढ़ेगा, और ये लायबिलिटी बढ़ी या कम हुई सर नहीं समझ रहा। जब भी नहीं समझ रहा तो क्या करने का, ये ट्रांजेक्शन नहीं होता था, ये मेरे को एडवांस में 20,000 नहीं देता था, तो एडवांस कमीशन नाम से प्री रिसीव्ड नाम की जो अकाउंट है उसमें बैलेंस कितना रहता था, प्री रिसीव्ड कमीशन या एडवांस कमीशन नाम की लायबिलिटी कितनी थी, ये नहीं होता था तो कुछ भी नहीं थी सर, जीरो। अब कुछ ना कुछ रहेंगी, तो 0 से 20,000 है, तो 0 से 20,000, तो ये लायबिलिटी क्या हुई बेटा, बढ़ी। एसेट यदि बढ़ता है तो मुझे लिखना पड़ेगा डेबिट में, लायबिलिटी यदि बढ़ती है तो मुझे लिखना पड़ेगा क्रेडिट में। तो क्या जर्नल एंट्री होगी सर, इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन। अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट जो भी है सर 20,000, समझा क्या? यस सर। ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा आखिरी के 1-2 पार्ट, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे अपनी और बेहतर समझ होती जाएंगी और अच्छी तरीके से अपन इसको समझेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन, तो क्या लिखूंगा बेटा जर्नल एंट्री में, सर कैश अकाउंट डेबिट। कैश तो मिल गई लेकिन कमाई नहीं हुई, इसको कमीशन अर्न या कमीशन रिसीव्ड नहीं बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा बेटा मैं, एडवांस कमीशन बोलूंगा। पैसा तो मिला कमीशन के लिए, लेकिन आज मैं इसको कमाई नहीं बोल सकता जब तक मैं काम नहीं करके दूँ, जब तक मेरे लिए बेटा लायबिलिटी ही रहेंगी। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, टू एडवांस कमीशन अकाउंट 20,000। सर नरेशन, सर बीइंग कमीशन रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक बा, ठीक बा। बस बेटा जी, इनकम में तो इतनी ही पॉसिबिलिटी है, आज की तारीख में और भी रहती है, लेकिन हमारे लिए अभी का इतना ही है। ठीक है, यस सर। अब करेंगे टोटल। देखो क्वेश्चन खत्म हो गया तो टोटल कर रहा हूँ, यदि आपका पेज खत्म हो जाता है तो टोटल कर लो, और उस जो टोटल पेज के आखिरी में लिखी उस टोटल को वापस लिखो अगले पेज के शुरुआत में, ताकि वो पेज मतलब क्वेश्चन की जब टोटल करेंगे तो वो टोटल उसमें आ जाए। कितनी टोटल हो रही, 20 + 10 30 + 30 60 + 40 1 लाख, 1,20,000, 1,20,000, 20,000 + 10,000 30, 30 + 30 60, 60 + 40 1 लाख, 1 लाख + 20,000 1,20,000। ओके, ठीक है, यस सर। चलो ये आपको लिखना है, अच्छी तरीके से लिख लेंगे। पहले ऊपर के 3 लिख लो, लिख लिया। अभी नीचे के 2 लिख लो, लिख लिया। सर साथ में लिखना है तो साथ में लिख लो। अभी जर्नल एंट्रीज लिख लो, पहले 3 लिख लो, फिर नीचे के 2 लिख लो। सर साथ में लिखना है, साथ में लिख लो। ठीक है बेटा, आया समझ में? यस सर, बहुत अच्छे से आया सर, मज़ा आ गया। ठीक है, मज़ा आ गया ना? अब फिर एक काम करो, ज़्यादा मज़े मत लो, होमवर्क करना है आपको। सर होमवर्क क्या, अब सबके पास नोट्स आ गए होंगे। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं 10-12 लोग जिन्होंने नोट्स अभी तक नहीं लेके गए, तो वो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं पता नहीं। अब ऑफिस पर आके जल्द से जल्द नोट्स लेके जाइए। आपको घर पहुँच सेवा नहीं मिलेगी, होम डिलीवरी नहीं होती है नोट्स की, आपको यहाँ से आके कलेक्ट करके जाना पड़ता है। ठीक है, तो जो लोग वेट कर रहे हैं होम डिलीवरी का, तो कृपया ना वेट करें, होम डिलीवरी नहीं होगी, यहाँ पर आकर आपको लेकर के जाना पड़ेगा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1, ये है आपका पेज नंबर 11 पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। इसको आपको लिखना है, होमवर्क करना है। 8 जनरल एंट्री दी हुए
अच्छे तरीके से लिखेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो पीछे जाने का, नोट्स पे जाने का, नोट्स में ऊपर दिया लगे तो देख के करो, लेकिन होमवर्क करना जरूरी है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, वापस एक बार लेक्चर देखो फिर करो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर मुझे बताओ, फिर मैं आपको लगे तो और अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन आपको प्रयत्न करना है, ऐसा नहीं आपने ये एंट्री पढ़े, गुड सोल टू कबीर नहीं आ रहा, झट से फ़ोन लगा दिए सर इसका क्या होगा, या मैसेज डाल दिए इसका क्या होगा। पहले बेटा अपने लेवल पे ट्राई करने का, क्योंकि मैंने पढ़ा तो दिया है। डेफिनेटली यदि आप अच्छे से देखेंगे तो जितना मैंने पढ़ा उसके बेसिस पे इसके आंसर आपको आ जाने चाहिए। एक दो चीज़ों में दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो लास्ट वाले, ये एक दो तो लास्ट वाले 2-3 आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। बाकी स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। और नीचे वाले इसमें भी यदि दिक्कत आती है तो बेटा ऊपर नोट्स में जाने का, नोट्स में मैंने सारे एग्जाम्पल के थ्रू कवर किए, वो देखने का, समझने की कोशिश करने का। नहीं समझ रहा तो लेक्चर अब तो यूट्यूब पे है, डबल देखने का। तो अपनी तरफ से आप प्रयास करो, 2-3 बार नहीं आता है तो फिर पूछो। जब खुद से अपन ट्राई करते हैं और वो चीज़ अपने को ध्यान में आती है तो ज़्यादा अच्छी तरीके से रिटेन रहती है। ठीक है, एक बार में आपको नहीं आया मेरे से पूछेंगे, मैं बता दूंगा, आप ठीक है, फिर अगली बार वापस नहीं आएगा। यदि आपको नहीं आ रहा, आप थोड़ा उसके पीछे सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, वापस पीछे जाएंगे, लेक्चर देखेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, तो वो आपके दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट होगा और फिर वो याद रहता है। ठीक है, एकदम ऐसा आयता मिल जावे तो फिर वो जल्दी भूल जाते हैं। समझ में तो आ जाता जल्दी, लेकिन भूल भी जल्दी जाते हैं उसको। इसलिए थोड़ा सा ऐसा प्रयास करने का अपनी तरफ से। तो वो होमवर्क था। ठीक है, अब और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा। अब थोड़ी सी अपनी लेवल बढ़ गई, अपन बड़े बच्चे हो गए है ना, 5-6 दिन बड़े हो गए। अब अपन थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक पिछले लेक्चर नहीं देखे उनके लिए 2 मिनट का साइलेंस रखेंगे, क्योंकि वो लेक्चर देखने के बिना आप नहीं यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। जैसा कि पहले दिन मैंने आपको समझा दिया था कि अकाउंट बेटा चेन में चलता है। आप एक भी लेक्चर आप नहीं देखेंगे बीच का तो अगला लेक्चर आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो जो लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं पता नहीं किस बात का कि मैं लेक्चर बाद में देखूंगा, तो फटाफट लेक्चर देखो, अन्यथा आपका इतना बर्डन हो जाएगा। और ये जो फिजिकली स्टार्ट या फेस टू फेस चालू भी होंगी तो जो यहाँ पर ऑनलाइन में हो चुका वो रिपीट नहीं होने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो ऑनलाइन में हुआ वो यहाँ पर क्लास में फेस टू फेस में डबल से नहीं होएगा। जो ऑनलाइन है वो आपको ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। तो जो लोग ये भरोसे पे है कि वो फेस टू फेस में आके सर से पूछ लूँगा, तो मैं जब तक आपको मैं आपकी साइड से देखूंगा आपने लेक्चर देखा नहीं देखा, आपने कितनी मेहनत की, आपने कितने प्रयास लिए, उसी के बाद मैं डबल बताऊंगा। ऐसा डायरेक्टली नहीं बता दूंगा कि आप आगे लेक्चर भी नहीं देखा सर नहीं समझा बता दो, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने पहले बोला दोनों साइड से रहना चाहिए, है ना, एक तरफा नहीं रहना चाहिए। ओके, तो देखो अपन कुछ चीज़ मैं आपको बता रहा था थोड़ी सी एडवांस लेवल की। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देंगे। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। यदि ऐसा पूछे वाले गुड्स सोल्ड 10,000, ऐसा लिखे हुआ है गुड्स सोल्ड इन कैश 10,000, कैश सेल्स 10,000, गुड्स सोल्ड टू, एक आधा अच्छा नाम बताओ बेटा, गुड सोल्ड टू विराट 10,000 ऑन क्रेडिट, ऐसा बोले हुआ है। चलो देन बोले हुआ है गुड्स सोल्ड टू विराट 10,000। देन बोले हुआ है गुड्स सोल्ड टू विराट 10,000 इन कैश। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है सेल में, मतलब अलग अलग लिखने का तरीका अलग है। इन सबकी जर्नल एंट्री अपन ने देख ली है, सिर्फ लिखने का अलग अलग तरीका है। तो आपको अलग अलग तरीके से लिख के वो कन्फ्यूजन कर सकते हैं, लेकिन अपने को कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं ना, पहले मैं सारी बातें आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर ऐसा बोले हुआ है तो 2 अकाउंट कौनते कौनते हैं ये अपने को पहचानने का है। तो सर 2 अकाउंट यदि अपने को पहचानने का है तो आपको मैं बता दूँ कि जो 2 अकाउंट्स अपन पहचानेंगे तो उसमें से एक अकाउंट तो हर एक इसमें सेल है, ये तो तय है। देखो गुड सोल्ड मतलब सेल हुआ, गुड सोल्ड इन कैश सेल हुआ, कैश सेल्स सेल हुआ, गुड सोल्ड टू विराट सेल हुआ, गुड सोल्ड टू विराट सेल हुआ, गुड सोल्ड टू विराट इन कैश सेल। तो एक अकाउंट तो हर एक इसमें बेटा सेल है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो जो 2 अकाउंट है
मतलब उसमें से एक अकाउंट तो बेटा हर एक इसमें है, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट। ठीक है, मैं कर क्या रहा हूँ बेटा, अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाषा में, अलग अलग लैंग्वेज में आपको पूछे हुआ है, मतलब पूछेंगे तो इंग्लिश में ही, मतलब अलग अलग तरीके से आपको यदि पूछे हुआ है तो दो अकाउंट आइडेंटिफाई करने में अपने को तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, तो जनरल एंट्री तो आगे, लेकिन यही पहचानते नहीं आ रहा है कैश में क्या है, तो उसके लिए हम लोग जितने भी पॉसिबल सिचुएशन है वो सारे अपन देख ले रहे पहले ही, ताकि आगे दिक्कत ना जाए। तो एक अकाउंट तो हर ट्रांजेक्शन में एक अकाउंट तो सर सेल्स अकाउंट है। ठीक है, यस सर। दूसरा अकाउंट कौन सा है, देखो यदि सिर्फ ऐसा बोले हुआ बेटा गुड सोल्ड 10,000, कुछ नहीं बोला, कैश नहीं बोला, बैंक नहीं बोला, नाम भी नहीं बोला, तो क्या करूँ मैं, गुड सोल्ड 10,000 बोला तो मुझे क्या अजम्पशन लेना पड़ेगा मजबूरन। अब मैं यहाँ पे बैंक भी नहीं लूँगा और नाम भी नहीं लूँगा। यदि आप मन से सोचेंगे सर उधारी में भी हो सकता है किसी और से, और मन से आप नाम लिखेंगे तो बेटा हर व्यक्ति अलग अलग नाम लिखेगा, उसको जो नाम अच्छा लगता है, उसको जो नाम प्यारा लगता है वो नाम लिखेगा। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, एक ही क्वेश्चन और सबके अलग अलग आंसर। तो अजम्पशन लेना ही है, तो अजम्पशन लेने के पीछे भी कुछ बेस होना चाहिए। आप ऐसे मन से अज्यूम कर लेंगे कि मैं ये क्रेडिट में और मैं कुछ भी नाम लिख दे रहा, तो सारे लोग अलग अलग नाम लिखेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो अपन ने क्या करना चाहिए, जब कुछ नहीं बोले, सिर्फ इतना सा ही बोला गुड सोल्ड, तो अपन क्या मानेंगे, हमेशा अपन ये मानेंगे कि बेटा ये कैश में। ठीक है, तो जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा वो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा बेटा जी, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, ऐसी सिचुएशन में दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व रहेगा हमेशा रहेगा कैश अकाउंट। ठीक है, तो दो अकाउंट कौन से रहेंगे इसमें, कैश और सेल। दूसरी सिचुएशन गुड सोल्ड इन कैश, सर क्लियर कैश बोल ही दिया तो बात ही खत्म हो गई, तो दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व रहेगा यहाँ पर, कैश अकाउंट। तीसरा सिचुएशन देखो कैश सेल्स, इसका मतलब ही यही है बेटा, हमने सेल किया बदले में कैश मिली, तो यहाँ पर भी दूसरा अकाउंट कौन सा रहेगा बेटा, कैश अकाउंट। तीसरा देखो गुड सोल्ड टू विराट ऑन क्रेडिट, गुड सोल्ड टू विराट, विराट को सोल्ड किया ऑन क्रेडिट, मतलब इंग्लिश वाला क्रेडिट, उधारी में माल बेचा। जब भी हम किसी को उधारी में बेचते हैं तो अपन उसका नाम लिखते हैं, क्योंकि ना तो कैश दे रहा ना तो बैंक दे रहा, मतलब बैंक बैलेंस दे रहा, तो अपन नाम लिख के रखते हैं। ठीक है, यस सर। अब देखो गुड सोल्ड टू विराट 10,000, सर ऑन क्रेडिट तो बोला ही नहीं, उधारी में है कि नहीं बोला ही नहीं, साथ ही ये भी नहीं बोला कि कैश में है कि बैंक में, सिर्फ इतना बोला गुड सोल्ड टू विराट। तो बेटा जब आपको सिर्फ नाम दिया है और कुछ नहीं बोला है, तो आपसे ये चाहते हैं कि आप वो नाम लिखें। नाम बोला ना, मैंने पहले ही कल एग्जांपल दिया, आप कोई भी चीज़ लेने जाओ किसी भी दुकान पर और उसको पैसे मत दो, पैसे नहीं देंगे तभी आपका नाम पूछेंगे और डायरी में लिखेंगे ना आपका नाम। यदि आपने पैसे दे दिए तो नाम तो पूछेंगे नहीं। तो यदि आपका नाम लिख रहा है इसका मतलब भी आप उधारी में लिए हो, अगर कैश दे दिए तो वो लिखता ही नहीं, मैंने चीज़ दी आपने कैश दिया बात खत्म। तो यदि वो नाम पूछ रहा है तो इसका मतलब भी बेटा उधारी में है, उधारी में है तो अपन को उसका नाम लिखना पड़ेगा। उधारी में बेचा तो हमारे लिए डेटर्स है, एसेट है, और इसका नाम क्या रहेगा, विराट। ठीक है, तो जब भी सिर्फ नाम दिया और साथ में कैश और बैंक कुछ भी नहीं बोला तो अपने को नाम लेने का। अगले इसमें क्या हुआ बेटा, देखो गुड सोल्ड टू विराट, नाम तो बोले हुआ है सर लेकिन कैश भी बोले हुआ है, मतलब देखो जब कैश बोले हुआ रहा तो कैश लेते, नाम बोले हुआ रहा तो नाम लेते, अब कैश और नाम दोनों बोले हुआ है तो बेटा क्लियर बोले हुआ है ना। यहाँ पे बोला विराट को सेल किया ठीक है, लेकिन बदले में कैश मिल गई ना, तो ये नाम आपको सिर्फ कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है, मतलब नाम भी दिया और बाद में क्लियरली बोले हुआ भी कि गुड सोल्ड इन कैश, तो कैश बोल दिया तो मतलब कैश तो मिलेगी ना, और सेल तो हुआ ही, तो नाम सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दिया है बस। तो नाम नहीं लिखने का, अपने को लिखने का बेटा यहाँ पर कैश अकाउंट। तो ये एक चीज़ थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, बाकी सब तो सिंपल है लास्ट वाली, कि नाम भी दिया और कैश भी दिया तो मैंने कैश लेने का, और सिर्फ नाम दिया तो मैंने उसका नाम लेने का। ओके, यस सर। तो अब उसी हिसाब से अब देखो ये बेटा क्या रहता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे आप, कैश बोलो या नाम बोलो सब एसेट है, ये तो हमारी इनकम है, सेल करने से इनकम बढ़ेगी और सेल कर रहे हैं तो कैश बढ़ेंगी, मतलब इधर एसेट भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें होती बेटा डेबिट, ये चीज़ होती क्रेडिट। तो ये सारी चीज़ें होंगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, विराट अकाउंट डेबिट, इधर सेल अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको लिखेंगे, ऐसी जगह पे लिखेंगे जहाँ आपको बार बार देखने को मिले, ताकि जब भी कन्फ्यूजन होवे तो आप इसको देख के आपका कन्फ्यूजन दूर कर लें। ठीक है, यस सर। बहुत अच्छी तरीके से इसको लिखो, नहीं तो ये हमेशा बेटा 12वीं हो जाती है, 12th हो जाती है, बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है सर कैल्यू कैनिल, इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना आपने, तो आपको कभी भी भविष्य में कन्फ्यूजन नहीं होएगा। ठीक है, यस, ये बहुत काम की चीज़ है। आया समझ में? यस सर, आ गया समझ में। ओके, तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको होमवर्क दे देता हूँ ना यार। एक ही क्वेश्चन होमवर्क करेंगे क्या?
होमवर्क और भी करना चाहिए। ठीक है सर, तो वो तो क्वेश्चन था ही होमवर्क। ये दूसरा क्वेश्चन होमवर्क के लिए फटाफट आप लिखेंगे। क्या बोले भाई? पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ। ये जो ऊपर अपन लिखते हैं ना, इन द बुक्स ऑफ, उसका नाम क्या मतलब किसकी बुक्स में करना है, किसका बिजनेस है? इन द बुक्स ऑफ, अच्छा सा नाम बोलो कोई प्यारा सा। विरिश का, इन द बुक्स ऑफ विरिश का। ओके, ट्रांजेक्शन दी हुआ, डेट दी हुई रहेंगी आपको। यहाँ पे डेट दी हुई है, मान लो 5 जैन 2020। गुड्स sold to Mahi on credit worth 30,000। ओके, सेकंड 10 तारीख। अब ये तारीख रहेंगी, मंथ और ईयर बार बार नहीं लिख रहा। कैश सेल्स 40,000। goods purchased from Rohit worth 1,50,000 and cash received 80,000 and check received 40,000। ओके, देन 15 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ। रेंट पेड थ्रू पेटीएम। पेटीएम करो, इसकी जर्नल एंट्री करो 30,000। 20 dividend earned 10,000 but not yet received। चलो ठीक है, बस इतनी ही काफ़ी। 1 2 3 4 5 और ऊपर की 8 थी, 13 एंट्री। तो ये 2 क्वेश्चन, पहले वाला ऊपर वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सब अच्छी तरीके से करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे अच्छी तरीके से, उसमें जनरल एंट्री करेंगे और रफ में ये भी लिखेंगे। आप रफ में लिखो या फेयर में लिखो। मैं पहले बोला आपकी बुक गंदी दिखी तो चलता, लेकिन उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा आप सोचेंगे सर फेयर बुक है और फेयर बुक में ये जो मैं करता है यहाँ पे, ये सर ये अच्छा नहीं दिखता, गंदा दिखता, भैया अपने को कोई ड्राइंग नहीं करनी कि अच्छा दिखे, समझ में आना चाहिए। डबल देखे तो कैसे किया। तो एक तो आपका मेन आंसर लिखो और नीचे वर्किंग नोट करके, अगले पेज पे वर्किंग नोट करके ये सारी चीज़ें आपको लिखना है, मतलब लिखना है। ये भी मैं देखूँगा स्टार्टिंग में तो लिखना ही लिखना है 8-10 दिन, ये सारी चीज़ें। बाद में अपने को इतनी प्रैक्टिस हो जाएंगी कि याद ही हो जाएगा, ये करने की ज़रूरत ही नहीं कि इनकम बढ़ा तो ये, जैसे आपको दिखेगा सेल तो आपको ध्यान में रहेगा सेल क्रेडिट में आता, परचेज तो आपको ध्यान में रहेगा परचेज डेबिट में आता। लेकिन अभी लॉजिक नहीं लगाना कि ऐसा होता हमेशा। पूरे हम प्रोसेस अच्छी तरीके से समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर 8-10 दिन बाद हम ट्राई करेंगे ये बिना इतना सारा ये कुछ लिखे, बिना ये लिखे डायरेक्ट जर्नल एंट्री पास करने की कोशिश बाद में करेंगे। अभी से मत करना, आप घाई करेंगे तो आपका बेस में कमजोरी आ जाएंगी, आप भूल जाएंगे डेबिट क्रेडिट। तो ये डेबिट क्रेडिट याद रहे, इसलिए अपने कोई कंटिन्यूएशन में अच्छी तरीके से ऐसे ही लिखना है। तो आप मेन आंसर में जर्नल एंट्री लिखेंगे, वर्किंग नोट में पूरा तामझाम करके मुझे बताएंगे। दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, दोनों क्वेश्चन आप मुझे टेलीग्राम पर सेंड करेंगे। अब यदि मुझे होमवर्क नहीं आता है, पहले बार तो मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन अब मैं बोलना स्टार्ट करूंगा। जिसका मुझे होमवर्क नहीं आएगा मैं उनसे पर्सनली फेस टू फेस वार्तालाप करूंगा। फेस टू फेस तो नहीं, मोबाइल से मैं बात करूंगा, ठीक है। इस बार मोबाइल से आपसे बात करूंगा। नेक्स्ट टाइम यदि होमवर्क नहीं आता है तो आपके पेरेंट्स से बात करूंगा, ठीक है। जिनका भी मुझे होमवर्क नहीं मिलता है, होमवर्क आप भेजेंगे मुझे 4 दिन बाद, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको मुझे होमवर्क भेजना पड़ेगा। आज ये लेक्चर अपलोड होगा दोपहर में या शाम तक हो ही जाएगा, तो कल मैं जब रिकॉर्ड करूंगा तो कल सुबह 12 बजे तक मुझे आपका होमवर्क मिल जाना चाहिए, ठीक है। यस सर। उसके बाद में कॉल करना मैं स्टार्ट कर दूंगा जिसका होमवर्क नहीं आया।
और गूगल मीट का सेशन भी हम लोग कल रखते हैं। टाइमिंग मैं ग्रुप पे कन्वे कर दूंगा, देखते हैं शाम में रखेंगे गूगल मीट का सेशंस, ठीक है। तो उसमें भी सब लोगों को आना है, उसमें भी यदि कोई नहीं आता है तो मैं उसको भी पर्सनली बात करूंगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है अपने को। ओके सर, समझ में आ गया। ओके, होमवर्क करो और मैं आपको बताऊंगा। होमवर्क से रिलेटेड डाउट मैं आज सॉल्व नहीं करूंगा आपके ग्रुप पे। होमवर्क से रिलेटेड डाउट यदि रहा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। आप बेशक आपके डाउट लिख देना, ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँगा। ओके सर, थैंक यू सर, इनफ फॉर टुडे बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।